नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स और में। आज हम लोग करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक चर्चा में रहे हैं। तो पहला टॉपिक है अमेरिकी जन्मजात नागरिकता पर फैसला। दूसरा टॉपिक है ई सारस स्वयं सहायता समूहों के लिए डिजिटल बाजार। तीसरा टॉपिक है बीबीजी रामजी अधिनियम 2025। चौथा टॉपिक है पिन एप तकनीकी हेलीकॉप्टर नेविगेशन। अब हम लोग इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा है। तो ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? ऐतिहासिक निर्णय। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासियों को मिलने वाली जन्मजात नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। विवाद पर रोक। पिछले लंबे समय से प्रवासियों के बच्चों को ये नागरिकता देने पर रोक लगने की मांग की जा रही थी, जिसे कोर्ट ने खारिज किया है। लाखों को सुरक्षा। इस फैसले से अमेरिका में कार्यरत प्रवासियों के बच्चों के नागरिक अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं। जन्मजात नागरिकता क्या है? परिभाषा। इसके तहत अमेरिकी क्षेत्र पर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा स्वचालित रूप से अमेरिका का कानूनी नागरिक बन जाता है, चाहे वह उसके माता पिता का इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। 14वां संविधान संशोधन। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन इस अधिकार को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। मिट्टी का अधिकार। इसे लैट्रिन भाषा जो है उसमें जूस सोली कहते हैं, जिसका तात्पर्य है मिट्टी के अधिकार से। समानता का सिद्धांत। माता पिता के अवैध होने पर भी बच्चे को सभी संवैधानिक लाभ और अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय प्रवासियों के लिए इसका महत्व। भविष्य की सुरक्षा। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के भारी बैकलॉग के बीच H-1B वीजा धारक भारतीय IT प्रोफेशनल के बच्चों की अमेरिकी नागरिकता पूर्ण सुरक्षित रहेगी। समान अवसर। वहाँ पैदा हुए भारतीय मूल के बच्चों को भी सामान्य अमेरिका नागरिकों की तरह सभी सरकारी रोजगार, स्कॉलरशिप एवं सामाजिक सुरक्षा का सीधा लाभ मिलेगा। विशेष तथ्य। अमेरिका के अलावा कनाडा और मैक्सिको जैसे बड़े विकसित देश में भी जूस सोली नियम का कड़े से पालन करते हैं। तो अब हम लोग तुलना देखेंगे। भारत बनाम अमेरिका। तो आधार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। तो जन्मजात नागरिकता अमेरिका में
पूर्ण रूप से लागू संवैधानिक संशोधनों द्वारा, और भारत में सख्त शर्तों के साथ सीमित, केवल जन्म से ही नहीं। और माता पिता का स्टेटस अमेरिका में अवैध प्रवासी होने पर भी बच्चों को पूर्ण अधिकार, और भारत में कम से कम एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। और तीसरा है दोहरी नागरिकता, तो पूर्णतया स्वीकार है अमेरिका में, और भारत में अस्वीकार है, केवल एकल नागरिकता ही मान्य है भारत में। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा स्टेटमेंट है, जो व्यक्ति जन्म से ही नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट बन सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, एक बार नागरिकता दिए जाने पर इसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता है। तो इसका उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट 1 राइट है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उत्तर ए सही है। तो भारतीय संविधान का एकल नागरिकता और एकल अधिवास की व्यवस्था करता है। कथन 2 गलत क्यों है? अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु भारत में जन्म अथवा देशीयकरण दोनों तरीकों के नागरिक राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देशद्रोह या कपट की स्थिति में नागरिकता वापस ली जा सकती है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। अभ्यास प्रश्न। अब हम लोग संभावित परीक्षा यूपीएससी के लिए अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन जो कि हाल ही में वैश्विक मीडिया में चर्चा का विषय रहा है, किससे संबंधित है? तो ए है पेरिस जलवायु समझौते से, बी है जन्मजात नागरिकता के अधिकार से, सी है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचे से, डी है आयात शुल्क एवं सीमा कर सुधार से। तो स्टेटमेंट बी राइट है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ई सारस महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए डिजिटल बाजार। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? तो डिजिटल सशक्तिकरण ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को व्यापक बाजार प्रदान करने के लिए ई सारस ऐप को अपडेट किया गया है, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। ONDC से जुड़ाव, इसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से एकीकृत किया गया है ताकि उत्पादों की पहुंच सीधे करोड़ों ग्राहकों तक हो सके। महिला उद्यमिता ग्रामीण हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाकर बिचौलियों को पूरी तरह से समाप्त किया गया है। ई सारस प्लेटफॉर्म क्या है? तो ई सारस महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए प्रामाणिक हस्तशिल्प ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री उत्पादों को सीधे बेचने वाला एक राष्ट्रीय सरकारी पोर्टल है। संबंधित मंत्रालय ये
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है और उपयोजना। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्राम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित किया जा रहा है। सीधा मुनाफा, ग्राहकों के भुगतान से मिलने वाली 100% राशि सीधे महिला उद्यमियों के खाते में भेजी जाती है। ई-सारस के प्रमुख स्तंभ और विशेषताएं क्या हैं? व्यापक नेटवर्क, इस मंच से अब तक 8.6 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता को लाभ मिला है। लॉजिस्टिक्स केंद्र, मंत्रालय द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता जांच और सुंदर पैकेजिंग और तीव्र कुरियर डिलीवरी हेतु केंद्रीय गोदाम प्रणाली बनाई गई है। एकीकृत ऐप, मोबाइल ऐप के साथ साथ उमंग और 10 से अधिक अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर इसके प्रोडक्ट लाइव हैं। ई सहायता समूह, सामाजिक आर्थिक जुड़ाव, यह 10 से 20 स्थानीय ग्रामीण महिलाओं का एक स्वैच्छिक समूह होता है जो छोटी बचत से अपनी आजीविका शुरू कर स्वरोजगार विकसित करता है। बैंक लिंकअप कार्यक्रम, बैंकों के साथ लिंक होकर इन्हें बिना किसी गारंटी, कोलेस्ट्रॉल फ्री, बेहद कम ब्याज दर पर व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण प्रदान प्राप्त होता है। प्रभावशीलता, यह ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता, वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व क्षमता और लैंगिक समानता बढ़ाने का सबसे सफल माध्यम है। यूपीएससी सीएससी 2023 में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकअप कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, इस कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड द्वारा की गई थी। और स्टेटमेंट 2 है, जो एसएचजी के समूह के सभी सदस्यों को बैंक से लोन लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से गारंटी देनी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन राइट है? तो स्टेटमेंट 1A राइट है, ऑप्शन ए राइट है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सही उत्तर ए है। भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकअप कार्यक्रम की परिकल्पना और शुरुआत नाबार्ड द्वारा वर्ष 1992 में की गई थी। यह वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है। स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है? तो एसएचजी में मिलने वाले ऋण के लिए किसी व्यक्तिगत सदस्य को गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऋण पूरी समूह को दिया जाता है और वापसी की जिम्मेदारी पूरे समूह की सामूहिक होती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। अभ्यास प्रश्न, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न संभावित परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ई-सारस पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक प्रमुख विकासात्मक पहल है? तो ए है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो ऑप्शन बी राइट है। सी है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम एमएसएमई मंत्रालय, डी है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, तो ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी राइट है। तीसरा टॉपिक है
बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 का क्रियान्वयन। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? मनरेगा का स्थान लिया है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पूर्णतया विस्थापित रिप्लेस कर दिया है। लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2026 से पूरे भारत में ग्रामीण अंचलों में बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 को लागू किया जाएगा। विकसित भारत विजन, इस कानून का लक्ष्य ग्रामीण आजीविका को आधुनिक तकनीकी और टिकाऊ अस्तियों के निर्माण से जोड़ना है। बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधान: गारंटी की बड़ी वृद्धि। प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को अब एक वित्त वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों की अकुशल कार्य की गारंटी दी जाएगी। साप्ताहिक डिजिटल भुगतान, काम पूरा होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर आधार लिंक्ड डिजिटल प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान अनिवार्य है। 60 दिनों का गो वर्क पॉज, कृषि बुवाई और कटाई के बीक सीजन में सरकारी कार्यों पर 60 दिनों का ब्रेक रहेगा ताकि किसानों को पर्याप्त श्रमिक मिलें। बायोमेट्रिक जॉब कार्ड, पारदर्शिता बढ़ाने हेतु पुराने जॉब कार्डों के स्थान पर बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल कार्ड जारी होंगे। इस परियोजना के 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। पहला है जल सुरक्षा, भूजल पुनर्भंडारण, पारंपरिक जलाशयों और तालाबों की जीर्णोद्धार के साथ नहरों के टिकाऊ निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा है कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण कृषि संपदा को नष्ट होने से बचाने के लिए मिनी कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। तीसरा है जैविक संपदा, गोबर गैस संयंत्र, जैविक खाद उत्पादन इकाई और केचुए की खाद आधारित ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा है जलवायु अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बंजर और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक हरित पट्टी विकास किया जाएगा। साझाकरण और पारदर्शिता, प्रशासनिक ढांचा, बजट का अनुपात, केंद्र एंड राज्यों के बीच बजट हिस्सेदारी 60 से 40 के सामान्य अनुपात में रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष 90 से 90-10 का रेशियो रहेगा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यूटीज के लिए 100% 100% केंद्रीय वित्त पोषित वित्त होगा। एआई आधारित जियो टैगिंग, योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कार्यों की उपग्रह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जियो टैगिंग अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही जियो फ्रेस्ट बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली भी लागू है। प्रशासनिक सुधार, योजना के कुशल संचालन के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है।
विगत वर्षों का प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है जैविक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन और निर्देशन के तहत काम करता है। स्टेटमेंट 2 है सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन राइट है? तो स्टेटमेंट 2 राइट है। अब संभावित परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न है वर्तमान में लागू बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 ने भारत के किस ऐतिहासिक ग्रामीण रोजगार कानून को प्रतिस्थापित रिप्लेस किया है? तो स्टेटमेंट 1 ही राइट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और डी है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो ऑप्शन ए राइट है इसका। अब हम लोग चौथा टॉपिक देखेंगे, भारत की पहली पिन एस एस्टूमेंट अप्रोच प्रक्रिया। तो ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? पिन एस तकनीकी चर्चा में क्यों रहा है? ऐतिहासिक मील का पत्थर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हेलीकॉप्टरों के सुरक्षित संचालन के लिए भारत के पहले पॉइंट इन स्पेस पिन एस्टूमेंट अप्रोच को मंजूरी दी है। स्थल परीक्षण, यह परीक्षण कहाँ पर हुआ है? यह सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के उद्यानवली हेलीपोर्ट पर संपन्न हुआ है। नियामक स्वीकृति इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तैयार किया है और नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय डीजीसीए ने मंजूरी दी है। गगन और पीएनएस तकनीकी का समन्वय सिद्धांत। सामान्य विमानन हेतु महंगे ग्राउंड बेस्ड रडार की आवश्यकता होती है, लेकिन पीएनएस हवा में एक वर्चुअल या काल्पनिक बिंदु पॉइंट इन स्पेस तय करती है, जहां से हेलीकॉप्टर उपग्रह के सहारे बिना किसी ग्राउंड बुनियादी ढांचे के लैंड कर सकता है। स्वदेशी गगन प्रणाली, यह प्रक्रिया भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली गगन के सिग्नलों का उपयोग करती है। खराब मौसम में जीवन रक्षा। अब घने कोहरे, भारी बारिश या घने अंधकार में भी हेलीकॉप्टर पूर्णतया सुरक्षित उतर सकेगा। लागत प्रभावी समाधान। अत्यधिक दुर्गम स्थानों पर बिना किसी महंगे रडार के हवाई संपर्क स्थापित करना असंभव होगा। पीएनएस के क्रांतिकारी राष्ट्रीय लाभ। तो आपातकालीन सेवाएं, बाढ़ प्रभावित या दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में रातों के समय एयर एम्बुलेंस का त्वरित और अत्यंत सटीक संचालन सुनिश्चित करना संभव होगा। तीर्थ यात्रा व पर्यटन। खराब और अनिश्चित मौसम के कारण केदारनाथ या चारधाम जैसी कठिन हवाई यात्राओं में होने वाली हादसा और उड़ानों की रुकावट में भारी कमी आएगी इससे। और क्षेत्रीय जुड़ाव। देश के सुदूरवर्ती पहाड़ और सीमावर्ती क्षेत्रों में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी को कई गुना अधिक सुदृढ़ता मिलेगी।
तो अभ्यास प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। हाल ही में उड्डयन क्षेत्र में अनुमोदित पिन एस उपकरण पहुंच प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन ए है उपग्रह को सटीक रूप से पुनः प्रक्षेपित करना। ऑप्शन बी है हेलीकॉप्टर को खराब मौसम में सुरक्षित लैंडिंग और सटीक संचालन प्रदान करना। तो ऑप्शन बी राइट है। सी है लड़ाकू विमान की रडार विजिबिलिटी को समाप्त करना। और डी है विमान सुरक्षा की जांच के लिए त्वरित बायोमेट्रिक सत्यापन। तो ऑप्शन बी राइट है इसका।